I'm Dr. Shweta Agarwal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. We have already discussed what is balanced diet and component of balanced diet. Here we will discuss factor affecting balanced diet. फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. इन्हें हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, पर्सनल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर. पर्सनल फैक्टर्स जो कि पर्सनली इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं, उसकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स. एनवायरमेंटल फैक्टर में फैमिली, सोसाइटी, मास, गवर्नमेंट ये आते हैं जिनकी वजह से बैलेंस डाइट अफेक्टेड होती है. पर्सनल फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस डाइट. पर्सनल फैक्टर में सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल फैक्टर. उस पर्टिकुलर पर्सन की बायोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट या उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. क्योंकि बैलेंस डाइट किसी भी पर्सन की बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंड होती है. इनमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंटल स्टेज. किस डेवलपमेंटल स्टेज में वो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट, बॉडी रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती हैं. जैसे इन्फेंसी में बॉडी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वहाँ ग्रोथ और बॉडी में रैपिड चेंज हो रहे होते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम होता है क्योंकि यहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता. इसी तरीके से अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पर एक्टिविटी भी हाई हो जाती है और यहाँ पर डेवलपमेंट भी अच्छा हाई, उसकी स्पीड हाई होती है. तो यहाँ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है. फिर मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, फिजिकल चेंजेस ज़्यादा नहीं होते, जिसकी वजह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती. हाँ, लेकिन एक्टिविटीज़ यहाँ पर ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है. और फिर अर्ली एडोलेसेंट में फिर से बॉडी में फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रोटीन की ज़रूरत फिर से बढ़ जाती है. और यहाँ लेकिन मिनरल्स की, वाइटमिन्स की, इनकी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि बॉडी में रैपिड चेंज हो रहे होते हैं. फिर लेट एडोलेसेंट में फिर से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कुछ कम होने लगती है क्योंकि यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की स्पीड फिर स्लो हो जाती है. इसी तरीके से अडल्टहुड में यहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ मिनरल वाइटमिन्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि यहाँ याद रखनी होती हैं कई सारी चीज़ें, जिसकी वजह से बी कॉम्प्लेक्स, B12 की ज़रूरत हो जाती है. इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन C की ज़रूरत होती है और इसी तरीके से और डिफरेंट वाइटमिन्स की ज़रूरत सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है. रिप्रोडक्टिव हाई हो जाता है तो विटामिन K की ज़रूरत बढ़ जाती है. इसी तरीके से अलग अलग टाइप के विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड बॉडी की स्टेज पर डिपेंड करती है. ओल्ड एज में फिर से स्टैमिना कम होने लगता है और बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ डैमेज होने लगते हैं जिसकी वजह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. लेकिन यहाँ पर प्रोटीन जो अभी मिल्क फॉर्म में प्रोटीन एक इन्फेंट ले रहा था, एक चाइल्डहुड में बच्चा ले रहा था, वो इजीली डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन ओल्ड एज में फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है. यानी कि मिल्क को हम सेम मिल्क के फॉर्म में नहीं ले सकते डायरेक्ट, हमें कर्ड के फॉर्म में लेना होता है क्योंकि कर्ड जो होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है. तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग बॉडी में बैलेंस डाइट की डेफिनेशन, उसकी रिक्वायरमेंट, उसके कंपोनेंट, उसका अमाउंट और उसका फॉर्म सब कुछ चेंज करना पड़ता है. बॉडी स्ट्रक्चर आपका कैसा है, डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग तो हमें बैलेंस डाइट रखनी है प्लस बॉडी स्ट्रक्चर. कोई यदि बहुत उसकी शॉर्ट हाइटेड है और हैवी भी है, हेल्दी इन द सेंस
कि उसका बॉडी वेट ज़्यादा है, शॉर्ट हाइटेड, बॉडी वेट ज़्यादा, तब यहाँ क्या होगा, यहाँ ऑटोमेटिकली कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट को इस डेवलपमेंटल स्टेज से नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रिड्यूस करना पड़ेगा। और हाइट कम है तो प्रोटीन के कंटेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। और यदि उल्टा है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है और बॉडी वेट बहुत कम है, तो वो बॉडी वेट को इम्प्रूव करने के लिए उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट इसका इनटेक ज़्यादा लेना होगा। तो बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी बैलेंस डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। जेंडर के अकॉर्डिंग भी कई सारी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं। जेंडर के अकॉर्डिंग मेनली देखिए, इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। मेन डिफरेंस चालू होता है एडोलेसेंट स्टेज से, जहाँ से फिजिकल जेंडर वाइज फिजिकल चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गर्ल्स को अर्ली एडोलेसेंट में प्रोटीन कंपोनेंट ऑटोमेटिकली बढ़ाना होता है। उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखते हुए और उनकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा लेना होता है, और प्रोटीन के साथ मिनरल्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, और फिर अदर वाइटमिन्स और इन सब की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जैसे दूसरा पॉइंट आता है स्टेटस ऑफ हेल्थ, कि उस पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ का स्टेटस क्या है। यदि वो गुड हेल्थ, एवरेज हेल्थ, बिलो एवरेज हेल्थ इनसे रिलेटेड है, तो इनमें किसी न किसी एक कंपोनेंट से तो रिलेटेड होगा ही। तो किस फैक्टर, किस लेवल की उसकी हेल्थ है, उसके अकॉर्डिंग उसको बैलेंस डाइट देनी होगी। गुड हेल्थ है तो जिस प्रॉपर मैनर में उसकी जिस बैलेंस डाइट होगी, नेचुरल है क्योंकि गुड हेल्थ है, तो उसी मैनर में उसको डाइट प्रोवाइड करनी होगी। एवरेज हेल्थ है तो उसको इम्प्रूव करने होंगे सारे न्यूट्रिएंट्स। और यदि बिलो एवरेज हेल्थ है तो ये देखना होगा कि उसके अंदर किस न्यूट्रिएंट की कमी है, किस डेवलपमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का इंटेक डाइट में ज़्यादा करना होगा। तो इस तरीके से हेल्थ के स्टेटस को देख के भी हम बैलेंस डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल हेल्थ फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या है, लाइक एंड डिसलाइक। कई बार क्या होता है कि कोई भी पर्सन यदि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, प्रोपोर्शनेट नहीं है, या फिर वो हेल्दी फील नहीं करता है, उसको जल्दी बीमारियां लग जाती है, तो क्या होता है, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से पूछते हो तो डॉक्टर कहता है आप अपनी डाइट में ये पर्टिकुलर कंपोनेंट इंक्लूड करो। अब आप कहते हो कि ये तो इसको पसंद नहीं है, जैसे माना हीमोग्लोबिन कम है। अब हीमोग्लोबिन कम है तो आपको किसका इंटेक बढ़ाना होगा, या तो आप अनार का जूस ले सकते हो, ठीक है, चुकंदर खा सकते हो और गुड़ खा सकते हो, ठीक है। ये मेन रिच सोर्स है जो इजीली डाइजेस्टेबल है, और ये यदि किसी ने ले लिए या डेली रूटीन में इनका इंटेक रखा अपनी डाइट में, तो हीमोग्लोबिन कभी कम होगा ही नहीं। लेकिन एक बच्चा है जिसे ये तीनों चीज़ें नहीं पसंद है, यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर उसका क्या कहता है कि वो ये वाले कंपोनेंट अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करेगा, यानी कि अपनी डाइट को बैलेंस्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पसंद नहीं है, वो इनको डिसलाइक करता है। तो ये लाइक एंड डिसलाइक जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी बैलेंस डाइट को इफ़ेक्ट करने का। देखिए, ये सबको पता होता है कि जंक फूड नुकसानदायक होता है, लेकिन हर कोई खाने के लिए, अभी भी आप लोगों से भी यदि कहा जाए हाँ पिज़्ज़ा पास्ता सब लोग रेडी होंगे, बर्गर वाओ, क्यों? क्योंकि आपको पसंद है। लेकिन ये तो बैलेंस डाइट नहीं है, इसमें तो ब्रेड और कई सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है। और इजीली डाइजेस्टेबल क्या, डाइजेस्ट होने के बाद भी इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। क्योंकि बर्गर में तो आप लोग कह सकते हो ना कि इसमें तो वेजिटेबल्स है, ब्रेड है, लेकिन इसके कंपोनेंट, इसकी प्रोसेसिंग, इसकी कुकिंग
वो इसके न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब हम खाते हैं तो ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता और इसमें जितनी भी न्यूट्रिएंट्स का इंटेक हमने लिया है वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ये लेकिन तभी भी हम खाते हैं। तो ये किस चीज़ का फैक्टर है कि हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो है वो भी हमें कई चीज़ों को खाने के लिए मजबूर कर देती है और कई चीज़ों को ना खाने के लिए भी मजबूर कर देती है। सबको पता होता है कि चुकंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, फाइब्रस भी होती है, हीमोग्लोबिन भी इसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है, मिनरल्स भी बहुत अच्छे होते हैं और कई सारे वाइटमिन्स भी होते हैं, लेकिन तभी भी इनटेक नहीं करते। ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स हमारी बैलेंस डाइट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हेल्थ रिलेटेड फैक्टर। कई हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बैलेंस डाइट को फिर इफेक्ट करते हैं, जैसे डाइटरी हैबिट्स। डाइटरी हैबिट्स ऐसी होती है कि हमें इसी टाइम पे खाना है। कई लोग डिनर रात के 10 बजे ऐसे करते हैं, तो वो क्या है, डाइटरी हैबिट है। ब्रेकफास्ट उनको 8 o'clock पे नहीं करना है, 8 AM पे नहीं करना, उनको ब्रेकफास्ट करना है 11 AM पे। वो डाइटरी हैबिट है, उनका रूटीन है, उनकी आदत पड़ चुकी है कि इसी टाइम पे खाना है। इसी तरीके से कई लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं कि ये बर्गर, ये फास्ट फूड सब नुकसान करेगा, लेकिन उनकी डाइटरी हैबिट है कि हम ये नहीं खाते तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होती। तो ये डाइटरी हैबिट भी हमारी बैलेंस डाइट को इफेक्ट करती है। थिंकिंग अबाउट हेल्थ, अरे अभी तो हम ठीक हैं, अभी कुछ नहीं हो रहा, जब बीमार पड़ेंगे तब की तब से देखेंगे। ये टेंडेंसी जो होती है ये क्या करती है, ये बैलेंस डाइट को बहुत इफेक्ट करती है। और यदि आज मैं बैलेंस डाइट का इंटेक नहीं कर रही तो उसका इम्पैक्ट ये ज़रूरी नहीं है कि अर्लियर हो जाएगा, एकदम से आपको दिख जाएगा। ये लेटर भी हो सकता है, बहुत दिनों बाद, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि अभी आप एडोलेसेंट हैं या अभी आप चाइल्डहुड स्टेज में हैं तो आप लापरवाह हो जाइए अपनी बैलेंस डाइट के लिए, बाद में देखेंगे। अभी तो हम बच्चे हैं, सब इजीली डाइजेस्टिव होता है। लोगों की थिंकिंग यही होती है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे लाइफ में दिखाई देता है, फिर उसकी रिकवरी कुछ नहीं होती। ये थिंकिंग अबाउट हेल्थ, इसे हमें पॉजिटिव करना होगा। मेटाबॉलिक नेचर ऑफ बॉडी, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता और ये अमीनो एसिड्स उनके यूरिन में पास होते जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। और लेकिन वो क्या प्रोटीन का इंटेक एक्सेस में कर रहे थे? नहीं, प्रोटीन का इंटेक तो वो नॉर्मल डाइट की तरह कर रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी की नेचर, उनकी बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो उस प्रोटीन को एक्सेप्ट नहीं करती। अब यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पर कैसे बैलेंस डाइट ली जाए? प्रोटीन तो जब बॉडी में एक्सेप्ट ही नहीं हो रही तो कैसे प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाया जाए? प्रोटीन की यहाँ पे फॉर्म को चेंज कर दिया जाए, यानी कि दूध की जगह दही ले लिया जाए। ठीक है, जो अभी तक ऑमलेट बनाया जा रहा था एग का, बॉइल्ड एग खाए जाए। ठीक है, जो अभी क्रीम खाई जा रही थी कि हाँ ये भी मिल्क प्रोडक्ट है और ये यूज़फुल होगा प्रोटीन के लिए, उसका इंटेक कम कर दिया जाए क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता। तो बॉडी की नेचर के अकॉर्डिंग, बॉडी की एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग भी हमें बैलेंस डाइट में चेंजेस करने होंगे। बैलेंस डाइट यानी कि रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना होगा और फूड आइटम्स की कुकिंग फॉर्मेशन चेंज करनी होगी, उसका फॉर्म चेंज करना होगा ताकि बॉडी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को एक्सेप्ट कर सके। एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस डाइट, इनमें सबसे पहला लेते हैं फैमिली, क्योंकि फैमिली बेसिक कंपोनेंट है और डायरेक्टली रिलेटेड है बैलेंस डाइट से। फैमिली में पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर, इन सब से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं क्या, बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स और बिहेवियर ऑफ फैमिली मेम्बर, उनका क्या बिहेवियर है, वो कैसी टेंडेंसी रखते हैं बैलेंस डाइट के लिए। कई लोग कहते हैं हम इतना ध्यान नहीं रखते, हम तो टेस्ट के अकॉर्डिंग खाते हैं।
तो ये बिहेवियर है। ये बिहेवियर यदि किसी का होता है तो क्या होगा, बैलेंस डाइट 100% उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो बैलेंस डाइट के कंपोनेंट पे ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि उनका बिहेवियर ऐसा है। और कोई ज़्यादा कॉन्शियस होता है तो वो बैलेंस डाइट के हर कंपोनेंट पर, हर मील में, हर फूड ग्रुप को इंक्लूड करने की कोशिश करेगा। हर मील में सारे फूड ग्रुप्स आने का मीनिंग है कि हर मील में सीरियल्स भी होने चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कुछ कंपोनेंट फैट का। लेकिन हमारी इंडियन जो डाइटरी हैबिट्स है उसमें ऑटोमेटिकली फैट आ जाता है क्योंकि हम सैलेड पे विश्वास नहीं करते। सैलेड खाते हैं तो सैलेड हमारी अदर कंपोनेंट है, मेन वेजिटेबल ज़रूर होगी, और वो जो मेन वेजिटेबल होगी जिसे हम चपाती के साथ खा रहे होंगे या राइस के साथ खा रहे होंगे उसमें ऑटोमेटिकली ऑयल कंटेंट होगा क्योंकि वो कुक करते समय जो कुकिंग में ऑयल यूज़ किया जा रहा है वो फैट को फुलफ़िल कर देता है, फैट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर देता है। अब जब वेजिटेबल इनटेक होता है तो मिनरल और वाइटामिन इन सब का भी इनटेक ऑटोमेटिकली हो जाता है। और वाटर इनटेक तो हमें डेली करना है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, फाइबर का और ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि फाइबर इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। तो इस तरीके से सारे कंपोनेंट को हर मील में इंक्लूड करने का यदि हमने बिहेवियर आदत बना ली तो क्या होगा, तो बैलेंस डाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एजुकेशनल स्टेटस, यदि पेरेंट्स का इस संबंध में, किसके, बैलेंस डाइट के संबंध में एजुकेशन नहीं है तो क्या होगा, तो वो बैलेंस डाइट इंक्लूड ही नहीं करेंगे। आप ये मत मानिए कि बैलेंस डाइट में यदि कोई हाईली एजुकेटेड है, यदि किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, एमबीए किया हुआ है, डॉक्टरी वालों को तो ऑटोमेटिकली बैलेंस डाइट से रिलेटेड रहते हैं, है ना, और अदर कोई कोर्स किया हुआ है, पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है ना, इवन और ऊपर डबल पोस्ट ग्रेजुएट है, एमफिल किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो वो बैलेंस डाइट को जानते होंगे और वो अपनी डाइट में ज़रूर बैलेंस डाइट रखेंगे। ऐसा नहीं है। एजुकेशनल स्टेटस हाई होने से सीधे सीधे संबंध बैलेंस डाइट हाई होने का नहीं है। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े होते हैं लेकिन तभी भी उन्हें बैलेंस डाइट का कंसेप्ट नहीं पता होता। तो इसके लिए हमें सबको एजुकेट करना होगा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बनाकर। अब डीएलएड की क्लास में ये सब्जेक्ट कंपलसरी कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? जबकि कई बच्चे तो यहाँ पर अभी कुछ साइंस के पढ़े होंगे, कुछ आर्ट्स के पढ़े होंगे, कुछ लोगों को बैलेंस डाइट में इंटरेस्ट नहीं होगा। कई लोग ये कहते होंगे ये तो होम साइंस का सब्जेक्ट है। तो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, और आप अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स को इससे अवेयर कर सको, उनकी हेल्थ को जज कर सको, उनके पेरेंट्स को गाइड कर सको। इसीलिए ये सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है इसमें। जबकि आपका एजुकेशनल स्टेटस अच्छा हो सकता है। कई स्टूडेंट्स इस कोर्स में ग्रेजुएशन कर आए हैं, कुछ पीजी कर आए हैं, तो इसका मतलब एजुकेशनल स्टेटस अच्छा है, लेकिन इस एस्पेक्ट में कि बैलेंस डाइट की कितनी नॉलेज है, सबका स्टेटस अच्छा हो, ये कंपलसरी नहीं है। तो एजुकेशनल स्टेटस ये भी इफेक्ट डालता है। ऑक्यूपेशनल स्टेटस किस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है? देखिए अभी अभी मैंने क्या बोला, एमबीबीएस, नहीं, इनको इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशन ही इस बैलेंस डाइट से रिलेटेड है। उनको तो सबको गाइड करना ही होता है कि आपको ये डिजीज़ हुई तो आपकी डाइट में इस कंपोनेंट का इंटेक नहीं है, या इस कंपोनेंट का इंटेक कम है, या इसका फॉर्म चेंज करना होगा आपको क्योंकि आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती इसको। तो ये ऑक्यूपेशनल स्टेटस भी बैलेंस डाइट को इफेक्ट करता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, किस सोसाइटी में आप रहते हैं, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। नॉर्मली ये मान के चला जाता है कि प्रोटीन रिच सोर्स जो होते हैं वो हमेशा महंगे होते हैं। आपने कई बार देखा होगा या फिल्म में सुना भी होगा, मूवीज़ में, कि जो किसान होता है वो प्याज और से रोटी खा लेता है ना। तो प्रोटीन कहाँ गया? यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट आ गई और
अनियन जो हो गई उसमें मिनरल्स हो गए, वाइटमिन्स हो गए, लेकिन प्रोटीन का इंटेक कहाँ किया? प्रोटीन का इंटेक इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसका इकोनॉमिक स्टेटस हाई नहीं था, और प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज हैं वो सब एक्सपेंसिव थे। तो इकोनॉमिक स्टेटस बैलेंस डाइट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब इसी तरीके से जैसे फ्रूट्स होते हैं, सारे मिनरल्स होते हैं उसमें, वाइटमिन्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली फ्रूट क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं। अभी मैंने हीमोग्लोबिन के लिए पोमेग्रेनेट की बात करी और वो नॉर्मली एक्सपेंसिव आता है। तो इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत इफेक्ट करता है, और सोशो स्टेटस कि किस सोसाइटी में वो रहते हैं, वहाँ कौन से कंपोनेंट का कंजप्शन ज़्यादा किया जाता है, कौन से इजीली अवेलेबल होते हैं, और जो इजीली अवेलेबल होते हैं वो तो चीप भी होते हैं, और जो इजीली नहीं मिलते वो एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो सोशो स्टेटस भी हमें इफ़ेक्ट करता है। और सोशल स्टेटस को एक नेगेटिव मतलब अनदर एस्पेक्ट में ऐसे भी ले सकते हैं कि क्या होता है, जिनका सोशल स्टेटस हाई था और तब इकोनॉमिक स्टेटस भी हाई था, अब किसी कारण वजह से इकोनॉमिक स्टेटस लो हो गया है, लेकिन वो अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए अपनी डाइट में कई ऐसे कंपोनेंट को इंक्लूड करते हैं जो उनके सोशल स्टेटस को हाई दिखाए, लेकिन उनकी जो डाइटरी वैल्यू होती है वो लो भी हो सकती है। जैसे एक नॉर्मली थिंकिंग होती है गुड़ के लिए क्या थिंकिंग होती है कि ये तो नॉर्मली पुअर लोग खाते हैं, या जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं होते वो लोग इसका इंटेक करते हैं, लेकिन नहीं, गुड़ जो होता है वो हीमोग्लोबिन का, आयरन का रिच सोर्स होता है, और हीमोग्लोबिन इजीली बढ़ जाता है। हम कितना भी पोमेग्रेनेट का जूस पिए, कितना भी और अदर एप्पल खाएं, उससे इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं होता हीमोग्लोबिन का अमाउंट जितना कि गुड़ से होता है। ऑल टाइप्स ऑफ हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इकोनॉमिकल हेल्थ, कल्चरल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारी हेल्थ क्या है? ये सारी हेल्थ बैलेंस डाइट को इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि बैलेंस डाइट थिंकिंग से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। स्पिरिचुअलिटी से कैसे? कई लोग आज भी अनियन और गार्लिक को नॉन वेजिटेरियन मानते हैं। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। और बैलेंस डाइट के एस्पेक्ट में देखो तो अनियन और गार्लिक एक ऐसी वेजिटेबल है जिनके अंदर ऐसे मिनरल्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज़ को, और वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़ को, इन्फेक्शन को, इवन बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करने का काम करती हैं। तो स्पिरिचुअल हेल्थ भी हमें हमारी बैलेंस डाइट को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। इसी तरीके से ये कुछ बिहेवियर में जैसे हाइजीन होती है, हमारी आदत होती है कि हम इस तरीके से कुक करेंगे फूड को, कुकिंग मेथड होते हैं, कुकिंग प्रोसीजर होते हैं, वो भी हमारी बैलेंस डाइट को इफ़ेक्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैनर में। एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट। सोसाइटी में क्या है, स्कूल कैसा है वहाँ का, जैसे आप लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है ये सब्जेक्ट बैलेंस डाइट टॉपिक भी इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप स्कूल में अपने स्टूडेंट्स के हेल्थ स्टेटस को जज कर सको, उनको गाइड कर सको, उनके पेरेंट्स को गाइड कर सको। आप लोगों को आपको अपनी क्लास में बैठ के ही लंच करना होता है। अब उस लंच में क्या करोगे आप? सब बच्चों के लंच बॉक्स चेक करोगे। अब कोई बच्चा तो बहुत अच्छा जंक फूड, देखिए जंक फूड एक ऐसी चीज़ है जो डाइट, बैलेंस डाइट इसके एस्पेक्ट में सही है या नहीं है ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, उन्हें टेस्ट पता होता है, हर किसी बच्चे को पसंद होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि कोई जंक फूड तो नहीं लाया। अब कोई वेजिटेबल आया है मलाई कोफ्ता, और दूसरा लेकर आया है कोई सिंपल सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, तो ऑटोमेटिक है
कि बच्चों में जेलसी या बच्चों में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। तो इनको रिड्यूस करने के लिए टीचर या स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक मेन्यू डिसाइड कर दे कि इस पर्टिकुलर डे पे ये लेकर आना है, कोई जंक फूड नहीं आना है, कोई फास्ट फूड नहीं आना है, आपको केवल वेजिटेबल और चपाती अपनी लंच बॉक्स में लेकर आनी है, ताकि इक्वालिटी बनी रहे, ताकि किसी भी बच्चे में कोई भी कन्फ्लिक्ट ना हो। और अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है? अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके टिफ़िन को चेक करना और ये देखना कि वो लोग पूरा लंच फिनिश करके जा रहे हैं या नहीं। किसी बच्चे की स्पीड कम है तो उसको बूस्टअप करना कि आपको जल्दी से फिनिश करना है, जिसकी वजह से कहीं भी न्यूट्रिएंट्स में कोई भी कमी ना रह जाए। तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है बैलेंस डाइट में मेन्यू प्लान करने के लिए और उस लंच को फिनिश करवाने के लिए, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। और प्लस अवेयरनेस देने के लिए जितने भी फैलेसीज होती हैं, मिसकंसेप्ट होते हैं, उन सबको कौन रिड्यूस करेगा, उन सबको कौन ठीक करेगा? स्कूल ठीक करेगा। तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और कौन उसको ठीक करेगा और कौन अवेयरनेस फैलाएगा? मास मीडिया। किसके थ्रू? न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, रेडियो, एफएम, टीवी और अदर सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। इनके थ्रू हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, अवेयरनेस कैंप चलाए जा सकते हैं और लोगों को नॉलेज दी जा सकती है। प्रेजेंट सिचुएशन में अभी कोरोना जैसे चल रहा है तो यहाँ पे इम्यूनिटी को हाई करने की बहुत बात हो रही है। अब इम्यूनिटी कैसे हाई होगी? जब हम बैलेंस डाइट का इंटेक करेंगे। देखिए एक चीज़ और, यदि हम अपनी डाइट में किसी न्यूट्रिएंट के अमाउंट को कम कर देते हैं तो बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, लेकिन हम किसी कंपोनेंट के अमाउंट को एक्सेस में लेते हैं तो कुछ हद तक तो वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, उसके बाद उसका डाइजेशन होना बंद हो जाता है, वो वहीं की वहीं एक्सक्रीट कर दिया जाता है हमारी बॉडी से, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाता। इसीलिए आप ये नहीं सोच सकते कि इम्यूनिटी हाई करने के लिए मैं एक्सेस में प्रोटीन खा लूँ तो मेरी एक ही दिन में इम्यूनिटी हाई हो जाएगी। नहीं, एक बॉडी की अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, एक लिमिट होती है कि वो इतना ही एब्जॉर्ब करेगी या इतने का ही यूटिलाइजेशन करेगी, बाकी एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। तो एक्सेस में लेने का मीनिंग ये नहीं है कि मैंने एक्सेस में ले लिया और एक दिन में अपनी इम्यूनिटी को हाई कर दिया। ये रेगुलर प्रोसेस है, इसको कंटिन्यूएशन में करना होगा हमें। एक दिन के में बैलेंस डाइट या बहुत हाई रिच डाइट लेने से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये जितने भी मास मीडिया के सोर्सेज होते हैं इनके थ्रू बैलेंस डाइट से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, अवेयरनेस कराई जा सकती है लोगों को। इसी तरीके से गवर्नमेंट कई सारी एजुकेशन पॉलिसीज़ बना सकती है। अब ये देखिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हेल्थ एंड वेलबींग, इसका हमारे कोर्स में इंक्लूड होने का सेंस क्या है? इस कोर्स का इंक्लूड होने का सेंस है कि गवर्नमेंट ने कोई एजुकेशन पॉलिसी बनाई कि प्राइमरी लेवल के टीचर्स को हेल्थ एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। पॉलिसी बनाई तभी तो ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ, ताकि क्या हो, ताकि वो एक ऐसे टीचर बन सकें जो कि अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स की डाइट को, उनकी हेल्थ को, उनकी वेलबींग पे ध्यान दे सकें और एक हेल्दी पर्सन बना सकें। और किस एस्पेक्ट में हेल्दी पर्सन? केवल फिजिकल हेल्थ में? नो, मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में, सोशल, कल्चरल और स्पिरिचुअल हेल्थ, इन 6 तरीके की हेल्थ में उनकी हेल्थ के स्टेटस को इम्प्रूव कर सके। ये एजुकेशन पॉलिसी किसने बनाई? गवर्नमेंट ने। ऐसे ही कई सारी बुक्स ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिश हुई। जर्नल्स, रिसर्च, वही तो गवर्नमेंट ही तो कह रही है कि हाँ ये जर्नल निकालो हेल्थ पे, ये रिसर्चेस करो हेल्थ पे, ताकि लोगों के हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव हो सके। और क्या? और गवर्नमेंट का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कल्चर, एग्रीकल्चर हैबिट, एग्रीकल्चर सेंस, एग्रीकल्चर टेक्निक, ताकि बैलेंस डाइट आ सके। आजकल हम लोग एक डॉक्टर या सोसाइटी एक
मेन रीज़न से बहुत परेशान है कि आजकल कैंसर बड़ा हो रहा है। अब ये कैंसर हो क्यों रहा है? फिर कुछ रिसर्चेस हुई और फाइंडिंग्स आई कि ये कैंसर आजकल हमारा जो डाइट इनटेक है वो अच्छा नहीं है। क्यों? हम तो अपनी डाइट में पूरा बैलेंस डाइट कोशिश करते हैं, ले रहे हैं, पल्सेस भी लेते हैं, सीरियल्स भी लेते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं, वाइटमिन्स भी लेते हैं, तो भी क्योंकि उनका ये एग्रीकल्चर हाइजीनिक नहीं है। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ चैनल्स पे सुना होगा कि दिल्ली साइड में जितनी भी क्रॉप्स बोई जाती हैं वो कहाँ बोई जाती हैं? वो बोई जाती हैं ऐसे पानी के पास, ऐसे गंदे पानी के पास जिसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट वेजिटेबल्स में आने के चांसेस होते हैं जिससे हम बीमार हो जाएं। तो क्या है, एग्रीकल्चर एक मेन कंपोनेंट है किसके लिए? बैलेंस डाइट के लिए। तो बैलेंस डाइट में एग्रीकल्चर को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से हमको समझ में आया कि बैलेंस डाइट को बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला पर्सनल फैक्टर होता है कि हम खुद डाइट से रिलेटेड क्या थिंकिंग रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, क्या हमारे बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है जिसके हम अकॉर्डिंग हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। इसी तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर है कि मेरी फैमिली में क्या थिंकिंग है, क्या इकोनॉमिकल स्टेटस है, क्या एजुकेशनल स्टेटस है, क्या ऑक्यूपेशनल स्टेटस है, क्या कुकिंग हैबिट्स है। कुकिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं बैलेंस डाइट को। कई बार हम लोग क्या कहते हैं कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इंटेक कर रहे हैं, और हम कैसे इंटेक कर रहे होते हैं? हम उसको हाई हीट पर खूब कुक करते हैं, अच्छी तरीके से फ्राई करते हैं, तभी तो टेस्ट आता है, और उसका इंटेक कर देते हैं। यहाँ पर टेस्ट ही रह जाएगा और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे उसके? सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आपने कभी सुना कि कोई भी डॉक्टर आपसे यूँ कह रहा हो कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल को किसमें अच्छे से कुक करके खाओ, बॉईल करके खाओ, बॉईल करके कुक करके खाओ? ऐसे ही तो करते हैं हम। ग्रीन लीफी वेजिटेबल को लिया, बॉईल किया, उसके पानी को प्रेस करके निकाल दिया, फेंक दिया, और उसके जो बचे हुए केवल फाइबर है उनको फ्राई करके खा लिया। और हमने कहा हमें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इंटेक कर रहे हैं, ये मिनरल्स वाइटामिन्स क्यों नहीं मिल रहे? वो इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि बॉईल करते में आपने हाई हीट पर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, जो बचे थे वो पानी में फेंक दिया और बचे हुए फाइबर का इंटेक किया। आपको किस फॉर्म में इंटेक करना था ग्रीन लीफी वेजिटेबल का? आपको करना था रॉ फॉर्म में उसका इंटेक। उनको अच्छे से वॉश करो और बस रॉ फॉर्म में खाओगे, तब उसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो इसीलिए कुकिंग हैबिट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बैलेंस डाइट के लिए। अब एनवायरमेंटल फैक्टर में फैमिली और सोसाइटी, ये सब हमें इफ़ेक्ट करती हैं हमारी डाइट को बैलेंस करने में, और इनमें इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा स्कूल, क्योंकि टीचर ये अवेयरनेस पर्सनली फैलाते हैं। यदि टीचर नहीं होंगे तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम तो बहुत सारे चलते हैं मास मीडिया के अकॉर्डिंग, लेकिन जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा और जो ये मानता होगा कि मैं बिल्कुल सही तरीके से खाता हूँ, वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन यदि टीचर ने कहा है स्कूल में, तो वो उसे इंक्लूड करने के लिए मजबूर हो जाएगा, या शायद उसकी जो मिसकंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें बैलेंस डाइट से रिलेटेड फैक्टर्स समझ में आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स बैलेंस डाइट को इफेक्ट करते हैं, जिससे हम अपनी डाइट को बैलेंस्ड कर सकें और हेल्दी बने रहें। थैंक यू।